हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन डायमेंशन और हम इस चैप्टर में जानेंगे कि रेस्ट और मोशन में डिफरेंसेस क्या हैं और रेस्ट और मोशन की वजह से कुछ पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हमको मिलती हैं, जैसे वेलोसिटी मिलती है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। इन सब क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट किन किन फार्मूला से होता है, उनको ड्राइव कैसे किया गया है और उनका रूट कॉज क्या है। और ये वर्ड जो वन डायमेंशन यहाँ पर यूज़ हुआ है, हम जान पाएंगे कि वन डायमेंशन वर्ड का क्या मतलब है और एक स्पेसिफाइड मीन क्या है इसका और वो क्यों यहाँ पर यूज़ किया गया है। क्लास 9th में हम वन डायमेंशनल मोशन ही पढ़ते हैं और क्लास 11th में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, जहाँ पर हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन को स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अगर हम अपनी जनरल लाइफ में देखें तो हम सब अर्थ के ऊपर रहते हैं, यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है वो ग्लोब पर है। तो ग्लोब पर अगर मान लीजिए रेस्ट को ऑब्जर्व करें तो रेस्ट की एज पर द डिफाइन अगर हम देखते हैं कि रेस्ट क्या है, तो रेस्ट कहा जाता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, यानी कि इट डज नॉट चेंज, और क्या चेंज ना करे, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो आपको ध्यान रखना है, विद रेस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग। ये वर्ड मैं अभी आपको बताता हूं कि ये यहां पर क्यों यूज किया गया है। इमीडिएट सराउंडिंग उन्होंने इसलिए लिखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ये एनालिसिस करना कि वो मोशन में है या रेस्ट में है, उसके लिए प्राइमरी रेफरेंस जो रखते हैं हम, यानी कि रेफरेंस, आप समझ पा रहे हैं, रेफरेंस का मतलब है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो उसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स को रखते हैं। ऐसा हमने इस डिफाइन में इसलिए लिखा है क्योंकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में या यूनिवर्स में कुछ भी स्टेशनरी नहीं है। दुनिया की हर चीज़ मोशन में है, इवन हमारी लाइफ भी जब तक है, जब तक हमारा हार्ट मोशन में है। अगर वो मोशन नहीं करेगा तो हमारी लाइफ भी नहीं होगी। तो मोशन में कुछ भी स्टेशनरी नहीं है दुनिया में, सब कुछ मोशन में है। हमारा घर मोशन में है, हम मोशन में हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है। इस डायग्राम के जरिए हम जरा समझते हैं। सपोज करिए ये एक ट्री है और अर्थ पर यहां एक बच्चा रहता है। ट्री और इसके बीच की जो दूरी है ये 5 मीटर है। और अगर आप यहां हैं सन पर और आप सन से ऑब्जर्व कर रहे हैं कर रहे हैं कि क्या ये बच्चा स्टेशनरी है, क्या ये ट्री स्टेशनरी है, तो आपको पता लगेगा कि ये स्टेशनरी नहीं है, ये सब मोशन में है। वो आपको ऐसा पता लगेगा क्योंकि कुछ देर बाद जब आप रेफरेंस पॉइंट आपका ये हो गया, अगर आपने अपने रेफरेंस पॉइंट को, इस लाइन को ऐसे यहाँ से पास किया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये पहले इस लाइन से इतना दूर था और कुछ देर बाद ये जो ट्री है, ये ट्री यहाँ आ गया और ये जो बच्चा था ये यहाँ आ गया और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अभी भी 5 मीटर है। अगर आप सन से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके लिए ये मोशन में है, लेकिन अगर आप इसी अर्थ पर हैं और आप अर्थ पर अपने घर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपका घर इस ट्री से 5 मीटर दूर है, मान लीजिए ये आपका घर है और ये भी यहाँ से 5 मीटर दूर है। अगर आपसे 2 घंटे बाद पूछा जाए कि क्या ये बच्चा मोशन में था जबकि अर्थ घूमकर इतना पहुंच चुका है, तब भी आपका घर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो घूमकर यहाँ होगा। आप क्या करेंगे, आप पहले अपनी और बच्चे की दूरी को मेजर करेंगे कि मेरे से ये बच्चा पहले भी 10 मीटर दूर था और अभी भी 10 मीटर दूर है, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो रेस्ट में है। अगर ये मोशन में होता तो ये मेरे से दूर चला गया होता। लेकिन अगर आप सन पर बैठकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं, ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है, क्योंकि मेरे रेफरेंस में इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो रेस्ट को बताने के लिए उनकी जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग को हम रेफरेंस कंसिडर करते हैं कि उन सराउंडिंग के और उनके बीच की जो पोजीशन है, यानी कि जो डिस्टेंस है, उसमें वेरिएशन आया है या नहीं। अगर वो वेरिएशन आया है तो पोजीशन चेंज हुई है, वरना ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। अगर हम उसको और कुछ देर बाद ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखेंगे कि अर्थ का ये वाला पार्ट घूमकर यहां आ गया है और ये जो ट्री है
ये ऐसे है, और ये जो बच्चा है ये बच्चा ऐसे है। अभी भी इनकी दूरी 5 मीटर है, और ये जहाँ से आप ऑब्ज़र्व कर रहे थे वहाँ से अभी भी दूरी 5 मीटर है, यानी कि इन दोनों के बीच में अभी भी कोई पोजीशन का चेंज नहीं हुआ। तो जितने भी ट्री हैं, प्लांट्स हैं अर्थ के ऊपर, वो सब हमारे लिए कैसे हैं, रेस्ट में हैं। वो रेस्ट में इसलिए हैं कि जब हम रात को सोते हैं तब भी उनकी जो दूरी है हमारे घर से वो उतनी ही रहती है जितनी सुबह जागने पर होती है। तो हम कहते हैं कि उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप सन पर हैं और आपने एक रेफरेंस लाइन खींची है तो उस पोजीशन में वेरिएशन आएगा, यानी कि एक्चुअल में जो ट्री और प्लांट हैं वो भी किस में हैं, मोशन में ही हैं, क्योंकि जिसके ऊपर उनका सर्वाइवल है, अर्थ से जहाँ से वो उपजे हैं, वही एक्चुअली मोशन में है। हमारा अर्थ भी खुद मोशन में है। तो कुछ भी रेस्ट में नहीं है, सब कुछ मोशन में है। तो इसकी डिफाइन बनाना बहुत टफ हो गया। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते, तो इस डिफाइन में इसीलिए हमने एक स्पेसिफाइड वर्ड का यूज किया, इमीडिएट सराउंडिंग। ये आपको याद रखना है। इस वर्ड के बिन इस डिफाइन का कोई मतलब नहीं होता है। कई बार टीचर जब इस डिफाइन को गलत कर देते हैं बिना इस वर्ड के, तो हम बेवजह परेशान होते हैं या किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो हमें नंबर दे दें, तो वो गलत होता है। वो गलत क्यों होता है, आई थिंक अब आपकी समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम यही है। तो रेस्ट में अगर कुछ नहीं है तो वो किस में होगा, मोशन में होगा। अब मोशन में होगा तो मोशन की डिफाइन हम क्या देखेंगे, which change its position with respect to immediate surrounding, यानी कि जो अपनी immediate surroundings के रेस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे थे वो सब रेस्ट में थे, और जो चेंज कर रहे हैं वो सब मोशन में हैं। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी को वो मेंटेन करता है, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो मोशन में वो चलेगा, और मोशन में होने की वजह से वो डिस्टेंस कवर करेगा। वो जो है डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि वो चलेगा। अब डिस्टेंस क्या है, अब डिस्टेंस पाथ है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट अपनी एक पोजीशन से चला तो उसने कुछ पाथ ट्रांसवर्स किया, तो वो डिस्टेंस जो है वो पाथ है जो उसने कवर किया। यानी कि ये एक पॉइंट था, यहां से इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और वो यहां से चलते चलते यहां पर पहुंच गया। तो ये यहां से जो चलना स्टार्ट किया और यहां टर्मिनस पर जब पहुंचा, यानी कि जहां उसका एंड पॉइंट था वहां पर जब वो पहुंच गया, तो इस बीच जो इसने पाथ कवर किया उस पाथ को हम कहेंगे डिस्टेंस कवर। यानी कि डिस्टेंस वो पाथ है जो ऑब्जेक्ट ने मोशन करते हुए चला, वो ट्रांसवर्स किया, उसने ट्रांसवर्स पाथ किया, यानी कि इतना पाथ उसने कवर कर लिया। जो पाथ उसने कवर किया उसी को क्या कहेंगे, हम डिस्टेंस कहेंगे। अब डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्वांटिटीज, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है, और उनको हमने दो कैटेगरीज में बांटा है। यानी कि कैटेगरी ए अगर हम देखते हैं तो वो है स्केलर, और अगर बी देखते हैं तो वो है वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर क्या हैं, ये अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को, अलग अलग क्वांटिटीज को रखा गया है उनकी कैलकुलेशन के बेसिस पर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें अर्थमेटिक के फॉर्मूले से हम जोड़ सकते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम सिंपली जो अर्थमेटिक अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं उनको हम नहीं लगा सकते। इसके लिए अलग से फॉर्मूला को बनाया गया है, क्योंकि ये क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास अपना पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर को हम याद कैसे रखें, तो स्केलर वो क्वांटिटीज हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास होता है मैग्नीट्यूड, और वेक्टर वो क्वांटिटी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम स्टडी करें तो वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी स्केलर क्वांटिटी एंड दी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर और स्केलर आपकी समझ में आया। अब एक दूसरी क्वांटिटी और देखते हैं,
जो भी एक पाथ कवर्ड को ही बताती है, लेकिन वो हमें थोड़ा जगह बना लेते हैं, वो बताती है हमें शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द टर्मिनस, यानी कि जो जहां हम पहुंचे हैं, जहां पर हमने टर्मिनेट कर दिया है अपनी जर्नी को, वहां पर और जहां से हमने स्टार्ट किया था, उन दोनों के पाथ के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एक क्वांटिटी हमने जानी डिस्टेंस, और हमने जाना कि डिस्टेंस जो है वो पाथ कवर्ड है। उसके बाद एक दूसरी क्वांटिटी जो हमें जाननी है वो है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी पाथ कवर्ड ही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है, पाथ कवर्ड ही है, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये इस तरीके से शॉर्ट में आपको बिटवीन नहीं लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए, अगर एक पॉइंट है ए, और ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हुई और ऑब्जेक्ट जो है वो चला 5 किलोमीटर ऐसे, उसके बाद उसने उस जर्नी को ऐसे चलाया और वो ए पॉइंट से बी गया और बी से सी गया, तो 5 किलोमीटर तो वो ए से बी चला और 5 किलोमीटर बी से सी चला। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना होगा, तो आप आसानी से उसको बता पाएंगे 5 + 5 = 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर होगा? तो डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन हमको पता है पाथ कवर्ड, यानी कि पाथ ट्रांसवर्ड, वो चला कितना, यहां से इतना चला और यहां तक चलता चला गया, पाथ कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस है पाथ ट्रांसवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जहां से स्टार्ट किया था और जहां तक पहुंचे हैं उन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट रूट जो बनेगा, देखिए, तो शॉर्टेस्ट रूट इन दोनों के बीच में ये बनेगा, यानी कि अगर मैं ए से सी की तरफ सीधा चल दूं तब भी मैं कहां पहुंचूंगा? सी पर ही पहुंचूंगा। और हर पॉइंट पर एक डायरेक्शन हमको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उस डायरेक्शन को हम मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या होगा? हम सी पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे, हम किसी और पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली सी पर पहुंचने के लिए हमने क्या मेंटेन किया? डायरेक्शन मेंटेन किया। तो एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है? डिस्टेंस ही है, लेकिन उस डिस्टेंस को कवर करते वक्त हमने क्या देखा? ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, हमने एक सिमिलर डायरेक्शन में खुद को आगे बढ़ाया और हम फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए। तो दोनों पॉइंटों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने देखा, और उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन हमने देखी कि हमें डायरेक्शन सेम रखना है। तो हमने देखा कि वो डिस्टेंस जो हमने कवर्ड किया है स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट हो उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये वेक्टर क्यों है? देखिए, डिस्टेंस को कवर कर, डिस्प्लेसमेंट को कवर करते वक्त हमने हर पल डायरेक्शन का ध्यान रखा है, जबकि हमारा डिस्टेंस में डायरेक्शन ये था, ये था, यहाँ पर ये था, और ये डायरेक्शन बदल गया, फिर हमारा डायरेक्शन ये हो गया चलने का। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट में देखिए डायरेक्शन कैसा रहा है? सेम रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इस पाथ से देखते हैं तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये वाला पार्ट देखते हैं तो इन दोनों से मिलके बनेगा डिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लॉस को फॉलो करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, आई थिंक ये दोनों आपके क्लियर हो गए हैं। अब एक डिस्टेंस जो हम कवर्ड कर रहे हैं, पर सेकंड में कितना कवर्ड कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट को स्पीड कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन पर सेकंड इज नोन एज स्पीड। स्पीड से पहले कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स के डिफरेंसेस हम जान लेते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात,
डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो उन दोनों पॉइंटों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यानी कि ये वाला, अगर ये बॉडी ऐसे चलती तो इस केस में ज़रा देखिए, अगर ये ए पॉइंट है और ए से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट पहुंचता है और ये 5 किलोमीटर जो है या 5 मीटर वो कवर करता है, तो ये 5 मीटर आप डिस्टेंस भी कह सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन सेम रहा। लेकिन अगर इसी पॉइंट पर वो बॉडी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है और ऐसे चलने के बाद यहाँ पर आती है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, यानी कि स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब ये जीरो कैसे हो सकता है? देखिए, ये जीरो ऐसे हो सकता है कि ये ए ने चलना स्टार्ट किया, चलता गया चलता गया चलता गया और लौट कर यहीं आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट का क्राइटेरिया क्या था? द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इन दोनों पॉइंट के बीच में ए से चले और बी पर पहुंचे, लेकिन ए कहाँ है? बी के ऊपर ही है, और बी कहाँ है? ए के ऊपर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी केस में अगर वो आपसे डिस्टेंस पूछता है तो क्या डिस्टेंस भी जीरो होगा? डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस की कंडीशन क्या है? द पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो उसने पाथ कितना कवर्ड किया? वो बॉडी ऐसे चली और ऐसे चलती गई, यानी कि उसने इतना पाथ कवर्ड किया। और इसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? एज ए सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हम इसको कहते हैं 2 पाई आर। तो हमारा यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल इस पर बनता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर, तो वो जरा हम देखते हैं वो न्यूमेरिकल कैसे होगा। अगर मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास और एक सर्कुलर ट्रैक है, ये है वो सर्कुलर ट्रैक, और इस सर्कुलर ट्रैक पर एक ऑब्जेक्ट यहां पर चलता है, ठीक है। ये जो है इस ट्रैक का रेडियस है और ये रेडियस आर है। अब जब ये ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने माना है ए, और ये पॉइंट हमने माना है बी, और ये पॉइंट, इनको आप कुछ भी मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब इस क्वेश्चन में वो पूछता क्या है? इस क्वेश्चन में वो पूछता है आप बताइए द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस वो पूछ रहा है ए टू ए, यानी कि वो डिस्टेंस कहां पूछ रहा है? ए टू ए। तो वो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के बराबर। ए टू ए वो क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो वो जीरो हो जाएगा। ये अभी हमने डिस्कस किया था। अगर वो पूछता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहां? डिस्टेंस ए टू सी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर पूरा घूमता है, तो आधा कितना घूमेगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई आर। दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए टू सी। तो आप जवाब दीजिए कितना होगा, उसका अब मैं बताता हूं। ए टू सी, यानी कि ए टू सी कितना होगा? ये वैल्यू हमें 2 से डिवाइड करनी है या नहीं करनी है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन क्या है। डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन कहती है इनिशियल से फाइनल तक डिस्टेंस कवर्ड कैसा? शॉर्टेस्ट पाथ। कैसा? शॉर्टेस्ट, यानी कि सबसे छोटा होगा। देखिए आप यहां से चलिए और आपको यहां पहुंचना है, तो सबसे छोटा पाथ होगा ये। तो एक आर तो ये और एक आर ये, तो आर प्लस आर इज इक्वल्स टू 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डायामीटर के बराबर, इज इक्वल्स टू 2r। इसी में दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि आप डिस्प्लेसमेंट बताइए ए टू, डिस्टेंस बताइए ए टू बी, यानी कि अब डिस्टेंस बताना है
ए टू बी। तो ए टू बी कितना होगा, टोटल का 2 पाई आर, 2 पाई आर बाय 4, तो ये हो जाएगा पाई आर बाय 2। क्या आ गया, डिस्टेंस, कहां, ए टू बी। अब इसको जरा देखते हैं, ए टू बी हमें डिस्टेंस बताना है, ए टू बी। तो हमने ये मेजरमेंट किया और ये वाला पाथ बता दिया। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि मुझे वैल्यू बताइए ए टू बी डिस्प्लेसमेंट की। ये थोड़ा ध्यान से आप समझें, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ए टू बी क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है ए टू बी। अब डिस्प्लेसमेंट जो बताना है ए टू बी, तो बी पॉइंट तो ये रहा, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये रहा, और ये हमने इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डाला। तो ये क्या है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। पाइथागोरस लगाइए, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए बी इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू √2r। समझ रहे हैं ना आप, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि ये यहां से ऐसे, ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट, ए टू बी। तो ये निकलेगा कैसे ये वाला पाथ, ये वाला पाथ तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट होगा ना, अगर ऐसे जाएंगे तो बराबर ही हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ए टू बी जाना है, लेकिन शॉर्टेस्ट से, वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ए टू बी, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी वैल्यू निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस और उनके स्क्वायर। तो आई थिंक इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस कई बार क्यों इतने टफ हो जाते हैं। आपने देखा कि इस केस में हर बार डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान था। जब उसने एक पॉइंट पर पूछा तो ए टू ए पूछा 2 पाई आर हो गया, ए टू सी पूछा 2 पाई आर बाई 2 हो गया, ए टू बी पूछा 2 पाई आर बाई 4 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन थोड़ा अलग है, 0 आ रहा है, वो 2r आ रहा है, वो √2 इंटू r आ रहा है। तो ये वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट की क्या हो रही हैं, वेरी कर रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो आई थिंक डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आप समझ पाए हैं कि उसमें वेरिएशन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है और उसके वेरिएशन क्या क्या होते हैं।